नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन प्याजे के संबंध में जितने भी प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी यहां पर लेकर आया हूं। जिन प्याजे से संबंधित जो सीटेट एग्जाम आपके आने वाली है उसमें बहुत ही इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने कंप्लीट वॉच कर लिया, कंप्लीट ये वीडियो देख लिया, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 प्रश्न तो पूछे ही गए थे जिन प्याजे से संबंधित। तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और भी यदि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इस प्रकार के वीडियो आने वाले हैं। तो आप आज यहाँ पर जिन प्याजे से संबंधित आपको प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर उनका चित्र है, चित्र आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्हीं पर बेस्ड जो क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित यानी कि इसी सिद्धांत पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये छोटी मोटी जो बातें हैं इनके कि कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने किन पर प्रयोग किया, आजकल ये सीटेट एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो उन पर आपको विशेष करके ध्यान देना है और उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जिन प्याजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई। कितनी? 4। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहां पर लिख देता हूं। पहली अवस्था इन्होंने बताई है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था ये कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था को संवेदनात्मक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। याद रखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था को संवेगात्मक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। ये पहली अवस्था है जिन प्याजे द्वारा बताई गई है। दूसरी अवस्था है इनकी पूर्व समक्रियात्मक अवस्था। पूर्व समक्रियात्मक अवस्था ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त समक्रियात्मक अवस्था। ये कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और चौथी अवस्था है औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था। ये कितने से कितने वर्ष तक की होती? 12 से आगे तक की जो अवस्था होती है ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था इनके द्वारा बताई गई। तो पहली कौन सी, दूसरी, तीसरी और चौथी कौन सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे संवेगात्मक अवस्था और इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जिन प्याजे के अनुसार पूर्व समक्रियात्मक चरण, ये कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है ना। इसमें बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन कर पाते हैं, प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, अनुक्रमिक वर्गीकरण कर पाते हैं या फिर संरक्षण कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व समक्रियात्मक चरण है इसमें बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सामने आने वाली जो चीजें होती है उसको देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है प्रतीकात्मक खेल, प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीक, चिन्ह, सिंबल की यहां पर बात हो रही है। सिंबल का यूज करके सिंबल का वो यूज करने में निपुण हो जाता है पूर्व सक्रियात्मक चरण में। जो सिंबल होते हैं जैसे कि चाबी हो गई, कोई खिलौना हो गया, यदि आपने किसी खिलौने की बात करी उसके सामने या फिर किसी चाबी की बात करी उसको दिखाया और वहां पर टांग दी, और यदि कल या परसों उसके चाबी का जिक्र किया उससे
तो वो वहां पर अपने हाथों से बता देगा कि चाबी वहां पर रखी है। तो इस प्रकार के जो खेल होता है वो अपने आप ही खेलता रहता है, अपने अंदर उस इमेज को बना लेता है, अपने माइंड में उस इमेज को सेट कर लेता है कि ये चाबी है, ये खिलौना है। इस प्रकार के वो वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, लेकिन अपने मन में वो माइंड में उस इमेज को वो बना लेता है। इस प्रकार के जो खेल है वो प्रतीकात्मक खेल होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। यहां पर देखिए कौन सा खेल कर पाती है, वो प्रतीकात्मक खेल। अभी मैंने आपको बताया प्रतीकात्मक खेल किसे कहते हैं, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वहां अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, ये आपको बताना है। देखिए इतना बड़ा प्रश्न दे रखा है, लेकिन अब आपको ध्यान कहां पर देना है, प्रतीकात्मक खेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो बालिका है वो प्रतीकात्मक खेल ही कर पाती है, ना वो अभी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ पा रही हो, ना ही अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से वो आसानी से भी वहां पर परेशान हो जाती है। तो कौन सा वो क्या कर पाती है, सिर्फ प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। और प्रतीकात्मक खेल क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। तो ये कौन सी अवस्था होगी, आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, जो कि पियाजे के द्वारा बताई गई है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। यहां पर देखिए नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है। यदि आपको पता होगा कि समायोजन किसे कहते हैं, सामाजिकरण किसे कहते हैं, आत्मसातकरण किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं, तो आप आसानी से यहां पर आंसर लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, आत्मसातकरण होगा। क्या होगा, आत्मसातकरण होगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। यानी कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना ही आत्मसातकरण होता है। यहां पर देखिए समायोजन भी दे रखा, समायोजन किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको आत्मसातकरण बताया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, वैसे पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, उसे क्या कहेंगे आप, समायोजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे आप, समायोजन कहेंगे। यहां पर समाजीकरण के बारे में आपको पता होगा। यहां पर एक शब्द और है संगठन, संगठन। संगठन किसे कहते हैं, तो संगठन देखिए एक शब्द आएगा आगे स्कीमा, इसके बारे में आगे बताऊंगा जैसे जैसे प्रश्न आएगा। तो यहां पर स्कीमाओं जो बच्चे के अंदर होती है उसको पुनः व्यवस्थित करता है, पुनः व्यवस्थित करने का जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, संगठन कहा जाता है। या फिर जो स्कीमा होती है उसको जोड़ने का जो कार्य करता है वो संगठन करता है। तो यहां पर आपको सामाजिकरण किसे कहते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, आत्मसातकरण किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं, सामाजिकरण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर तीसरा वाला होगा। चलिए, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यहां समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। यहां पर देखिए जो मीना है वो शब्दों का प्रयोग करने लगी है, वो समझने लगी है कि वह शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। जो पहले वो सिंबल बनाती थी, यानी कि जो अपने माइंड में जो इमेज बनाती थी वो क्या है, वस्तुएं हैं, ये अब वो समझने लगी है। लेकिन अब वह तर्क करने का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। 2 शब्द यहां पर दिए हुए, संरक्षण और क्रमबद्धता। संरक्षण किसे कहते हैं और क्रमबद्धता किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रमबद्धता, संरक्षण किसे कहते हैं, ये यदि आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर पता कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी जो क्वांटिटी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चा है वो इसको नहीं समझ पाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 2 गिलास, एक चौड़ा गिलास एक पतला गिलास है, दोनों में क्वांटिटी सेम आती है, लेकिन बच्चा यहां पर उसमें भी पता नहीं कर पाता है कि ये सेम गिलास है, ये इसमें जो क्वांटिटी हम डालेंगे सेम आएगी, ये उस पर प्रभाव नहीं होता है उसका, यानी कि वो ये समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं। एक और यहाँ पर क्रमबद्धता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। क्रमबद्धता किसे कहते हैं, इसमें बच्चा वस्तुओं के तथ्यों को उनके आधार में रखना नहीं सीख पाता है। यहाँ पर जो वस्तुएं होती जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा रिंग, बड़ी रिंग है, उसके बाद छोटी रिंग है, उससे छोटी है, उससे बड़ी है, फिर
उससे छोटी। तो इस प्रकार की जो रिंग आती है उसको एक उसमें पिरोना होता है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो एक शेप में नहीं पिरा पाता, यानी कि यहाँ पर पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। इस प्रकार की जो रिंग जो पिनोते हैं तो वो भी इस अवस्था में बच्चा नहीं कर पाता है, क्रम में उसे नहीं जमा पाता है। तो ये क्रमबद्धता होती है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, कौन सी अवस्था जिसमें संरक्षण भी नहीं कर पा रहा है बच्चा और क्रमबद्धता भी नहीं कर पा रहा है, तो वो अवस्था कौन सी होगी, तो वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये दूसरी अवस्था होती है और 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्णगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, या फिर बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है संज्ञानात्मक विकास का। ये किसके द्वारा समर्थन किया गया है या फिर इस बात का समर्थन कौन करता है, तो ये पियाजे करते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। इनके भी जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में वो भी मैं लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, एरिक्सन ने मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत दिया है, बेंडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया हुआ है। तो इन सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था समायोजन किसे कहते हैं, आत्मसातकरण किसे कहते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, या फिर संगठन किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी। यहाँ पर एक अनुकूलन जो शब्द है वो नया आया है, तो उसको छोड़ दीजिए, आंसर हो ही नहीं सकता, ये सोच लीजिए। अब इन तीनों में से आंसर देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, उसको असमर्थता हो रही है, उसके कारण एक नई स्कीमा की रचना उसको करना है। तो वो क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी, आत्मसातीकरण कहलाएगी, या फिर संगठन कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर रहा है, यानी कि जो स्कीमा है वो असमर्थ है, इसलिए वो नई स्कीमा की रचना कर रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो तालमेल बिठाना चाह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे आप? समायोजन कहेंगे, समायोजन। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्येक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? यहां पर आपको हर एक प्रश्न को समझना है और उसका आंसर देना है। यहां पर देखिए दिया क्या गया है, संप्रत्येक कार्य रूप सूचना को वो संगठित कर रहा है और फिर प्रतिपादित कर रहा है। तो यह व्याख्यात्मक प्रतिदर्शन होगा, स्कीमा होगा, अग्रिम संगठक होगा, या फिर संवेदी मुद्रक होगा? क्या होगा? 4 विकल्प है, आप चाहे तो पहले आंसर दे सकते कमेंट से के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका स्कीमा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कीमा के बारे में मैं नहीं बता पाया था। तो स्कीमा किसे कहते हैं? मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, मानव के या फिर जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में जो पहले से जो चीजें स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। देखिए पहले वो यहां पर क्या कर रहा है? संगठित कर रहा है, स्टोर कर रहा है, उसके बाद उसको प्रतिपादित कर रहा है, उसके बाद उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा वो बना रहा है। तो ये क्या होगा? स्कीमा होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उसने उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको लीला विकास के चरण को बताना है कौन सा है। यदि आपको पता होगा कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण की जो अवधि है वो कितनी होती है, तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि पहले की है 0 से 2 वर्ष, दूसरे की है 2 से 7 वर्ष, तीसरे की है 7 से 12 वर्ष और चौथे की 12 से जो अधिक की अवधि होती है वो आपका चौथा चरण है, यानी चौथी अवस्था है। यदि आपको ये पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि जो तीसरी वाली अवस्था है इसमें 7 से 12 यानी 7 से 12 के बीच में 9 वर्ष आ रहा है, यानी कि वो अवस्था कौन सी होगी? तीसरी अवस्था होगी। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है?
मूर्त समक्रियात्मक अवस्था होती है। इस हिसाब से भी आप आंसर लगा सकते हैं। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। 9 वर्षीय लीला जो है दोस्तों, वो बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, उसके द्वारा किया गया है। जैसे कि छोटी बटन को अलग रखा है, बड़ी बटन को अलग रखा है, तो इस प्रकार का वर्गीकरण करना वो जानती है। उसके बाद में उनको समूह में बांटना, उसको एकत्रित करना भी उसको पता है। बटनों को एकत्रित किया गया है, फिर उनके छेदों के आधार पर उनको दोबारा वितरित भी किया है। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण यानी कि अवस्था के बारे में आपको बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कौन सा चरण होगा, कौन सी अवस्था होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक चरण होगा। ये जो चरण है, ये कौन सा चरण है, इनका तीसरा चरण है, जो कि 7 से 12 वर्ष तक का होता है। मूर्त सक्रियात्मक चरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस अवस्था में जो बच्चा है दोस्तों, वो सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या फिर उन पर चिंतन करना शुरू करता है। मूर्त, यहाँ पर एक शब्द आया, मूर्त किसे कहते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे मूर्त कहा जाता है। जो मूर्त वस्तु होती है वो उनको ही कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे के सामने रखा है या फिर जिसको वो छू सकता है, उसी का वो चिंतन कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी सी बात में आपका मूर्त सक्रियात्मक चिंतन पूरा हो जाता है। साथ में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अवस्था, साथ में उनकी अवधि को भी याद कर लेना है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि। यहां पर देखिए उल्टा क्रम दे रखा है, इसे क्या कहते हैं, अपलटावी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपलटावी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं या फिर कोई समस्या हो, उसमें उलटना पलटना नहीं सीख पाता है, उसको उसकी समझ नहीं होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो कर पा रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि जो अपलटावी बालक होते हैं वो किस श्रेणी में रखा जाता है या फिर कौन सा चरण होता है, तो वो पूर्व सक्रियात्मक चरण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे को दे दिया कि 2 × 2 कितना होता है, तो उसको पता होता है कि 4 होता है। लेकिन उसको दे दिया कि 4/2 कितना होता है, तो यहां पर वो नहीं कर पाता है। वस्तु को यदि हमने चेंज कर दिया तो वो यहां पर नहीं समझ सकता, नहीं बता पाता है। तो इस प्रकार का जो चरण होगा वो किस चरण में होगा, ये बच्चा जो किस चरण में होगा, तो वो पूर्व सक्रियात्मक चरण में होगा। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, उल्टे क्रम में कर पाना, वो कर पा रहा है। तो ये किस चरण की बुनियादी उपलब्धि होगी, तो ये मूर्त सक्रियात्मक चरण की उपलब्धि होगी। और मूर्त सक्रियात्मक चरण के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो ये चरण कौन सा होगा, मूर्त सक्रियात्मक चरण होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान ही यहाँ विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती। मूर्त वस्तुओं, जैसे कि मैंने बताया था कि मूर्त वस्तु किसे कहते हैं, जिसको देख सकता है, जिसे वो छू सकता है, उसी की समस्याओं को समाधान कर पा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी समस्या समाधान की यहाँ विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त वस्तुओं की समस्या का समाधान कर रहा है तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ही होगी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन, यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जिन पियाजे और लय वाइगोत्स्की के विचार के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। इनके बीच के मुख्य अंतर आपको देखना है। पहला विकल्प पढ़ेंगे, पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते, बिल्कुल सही है। जबकि वाइगोत्स्की लिखा हुआ है यहाँ पर, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है उनका। और इनका जो अंतर होगा वो यही होगा कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं और वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। यहां पर देखिए विकास के किस काल के बारे में पूछा गया है, बालक वस्तुओं के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, प्रतीकों का, सिंबल का वो उपयोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और तार्किक मानसिक समझ उभरने उसमें लग रही है। पूर्व सक्रियात्मक काल है, मूर्त सक्रियात्मक काल है, उत्तर सक्रियात्मक काल है या फिर औपचारिक सक्रियात्मक काल है। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। राइट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, पूर्व सक्रियात्मक काल।
क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है, तार्किक मानसिक समझ उभरने उसमें लगी है, इसलिए जो बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा है, साथ में तार्किक मानसिक समझ भी उसमें उभरने लगी है, तो वो पूर्व सक्रियात्मक काल की ओर बढ़ रहा है। तो यहां तक पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? यहाँ पर देखिए फिर संरक्षण आ गया। और मैंने क्या बताया था, संरक्षण किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे को इसकी समझ नहीं हो पाती है, इसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है जिसमें संरक्षण की समझ नहीं होती, इसके बारे में आपको बता दिया हूं, थोड़ी देर पहले बताया था। संवेदी पेशी अवस्था है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, तो वो है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चा है वो ये पता नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंने आपको गिलास का उदाहरण दिया था, एक लंबा गिलास है, ये वाला लंबा गिलास है और ये चौड़ा गिलास है, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता है, क्वांटिटी सेम इसमें आती है, लेकिन वो ये अंतर नहीं कर पाता है कि दोनों ही सेम है। तो ये कौन सी, इसको ये अभाव रहता है इस चीज का, तो ये कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। चलिए, पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, या फिर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत पर आधारित पूछा गया है कि एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं, तो यह स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, और पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं। तो ये किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो याद रखिएगा, यदि बड़ों पूछा जाए कि बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है। बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, ये किस सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्किनर। तो यहां पर आपको इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये बंडूरा सिद्धांत पर आधारित है, बड़ों का अनुसरण करके सीखना, नकल करके सीखना, और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखता है, और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखता है, और पियाजे के सिद्धांत पर आधारित स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखता है बच्चा। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान अवस्था में बच्चे लांछनिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनके भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। देखिए भाषा कौशल यहाँ पर लिखा हो, भाषा कौशल कौन सी अवस्था में तेजी से विकसित होता है? अमूर्त सक्रियात्मक में, मूर्त सक्रियात्मक में, पूर्व समक्रियात्मक में, या फिर संवेदी गामक पेशी अवस्था में? किसमें यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें लांछनिक कार्य प्रारंभ कर देता है बच्चा और उसकी भाषा कौशल तेजी से विकसित हो जाती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पूर्व समक्रियात्मक अवस्था। इसमें भाषा कौशल वो तेजी से विकसित कर देता है, साथ ही लांछनिक कार्य करना भी प्रारंभ कर देता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? यहाँ पर देखिए मूर्त सक्रियात्मक चरण के बारे में पूछा गया। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। यहाँ पर देखिए निगमनात्मक लिखा हुआ है, आपने निगमन और आगमन के बारे में सुना होगा। निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, उदाहरण की ओर चला जाता है, और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर जो मूर्त सक्रियात्मक चरण है उसमें जो बच्चा होता है वो उदाहरण से नियम की ओर चलेगा, और जो आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है या फिर जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा निगमन यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलेगा। तो आपका दूसरा वाला विकल्प गलत होगा। अमूर्त चिंतन ये भी उसी का रूप है, प्रतिज्ञाप्त चिंतन भी यहाँ पर गलत आंसर होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? प्रतिवर्तन यानी कि परिवर्तन। अब प्रतिवर्तन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा संख्याओं और वस्तुओं को
लग जाता है, सीख जाता है, इन संख्याओं को उलट पुलट कर सकता है, या कह सकते हैं कि उनकी मूल स्थिति में वो वापस ला सकता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो मूर्त सक्रियात्मक चरण में रहेगा, यानी कि प्रतिवर्तन रहेगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, प्रतिवर्तन कर पाने के योग्य वहां जो बच्चा होता है वो होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्री का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। कूट में आपको आंसर देना है। चौथा विकल्प आप पढ़ेंगे तो सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर पियाजे की बात हो रही है। पियाजे ने जो महत्वपूर्ण कारक दिए हैं अधिगम को सुगम बनाने के लिए, वो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्री का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये जो कारक है महत्वपूर्ण माने जाते हैं अधिगम को सुगम बनाने के लिए पियाजे द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और ये मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाए और इरादे हो सकते हैं? ये कौन सी अवस्था होती है? तो यहां पर देखिए जीववादी दृष्टिकोण लिखा हुआ है। जीववादी किसे कहते हैं? जीववादी। जीववादी में जो बच्चे होते हैं वो निर्जीव और जो सजीव चीजें होती हैं उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उसे जीववादी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों की बात की जा रही है, लुढ़कते पत्थरों की बात की जा रही है। उसका कहना है कि इनके मनसाएं और इरादे होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है वो गिर जाता है और जब गिर जाता है तो रोने लगता है तो उसकी माँ आती है। जैसे कि किसी पत्थर से लग गया तो पत्थर से उसकी माँ मार देती है कि इस पत्थर ने मेरे बच्चे को मारा क्या, उसको 2-3 देती है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पत्थर को मेरी मम्मी ने मार दिया है। ये जीवित है, निर्जीव है, उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कौन सी अवस्था में होंगे? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होंगे। याद रखिएगा, इसमें जीववादी का अभाव रहता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली। जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार के प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता, यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक विचार लिखा हुआ है। यहाँ पर चिप्स को दिखाते हुए क्या कहती कि तितली है। उसके माइंड में क्या सेट कर रखा है? उसके माइंड में इमेज किसकी बना रखी है? आलू के चिप्स की, कि ये क्या है? तितली है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इस प्रकार के जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी। यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वो सिंबल बना रहती है कि जो चिप्स है वो क्या है? तितली है। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ये इंपोर्टेंट है, पूछा आगे भी पूछा जा सकता है कि इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती। कौन सी अवस्था में? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। जो बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक का होता है, यदि किसी चीज की उसको आवश्यकता होती है, यदि उसको भूख लगी है तो वो रोकर वहां पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। लेकिन जब बच्चा 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में आता है तो जो बच्चा होता है लक्ष्य निर्देशित उसको व्यवहार की क्षमता आ जाती है। यदि उसको भूख लगती है तो या तो मांग लेता है या फिर जो भी जहां पर भी खाना रखा हुआ वहां पर वो आसानी से जा सकता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता कब आ जाती? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। यानी सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होना बहुत जरूरी, गतिशील, लचीला, रचित, अनियम, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। तो जो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील होना चाहिए, साथ में लचीला होना बहुत जरूरी है। यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यहां नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। यहां पर देखिए वस्तु स्थायित्व तो वो बना लेता है लेकिन क्या नहीं समझ पाता है, वो क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक, तो इसके बारे में बता चुका हूं। ये कौन सी अवस्था होगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगी। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमिक संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, या फिर परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। क्या कराना चाहिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है उनका प्रयोग करना चाहिए, जिसको वो देख सकता छू सकता है, इस प्रकार की जो सामग्री होती है उनका प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? इसका उदाहरण थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वहां प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वहां लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वहां प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, या फिर वहां नकल नहीं कर सकती। तो जब पानी की मात्रा समान रहती फिर भी वो वहां पर बताने में विफल रहती है, तो वहां प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, साम्यीकरण कहलाती है, संगठन कहलाती है, समावेशन या फिर समायोजन। मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया हूं क्या कहलाती है। आपका 25 का आंसर आप जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ संतुलन, तो याद रखिएगा जो साम्यीकरण है इसे ही संतुलन कहा जाता है। किसको? साम्यीकरण को ही संतुलन कहा जाता है। तो यहां पर सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण या फिर संतुलन कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मैंने संरक्षण के बारे में आपको बताया था, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। सांवेदिक पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने संरक्षण के बारे में आपको बता दिया हूं। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगा। यहाँ पर सेकंड वाला में लगा रहा था, सेकंड वाला नहीं है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर कर पा रहा है, नहीं कर पाता तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आता। यहाँ पर बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं पूछा गया है, तो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगा। चलिए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे होते हैं वो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, मूर्त क्या होता है? किसी मूर्त जो वस्तु होती, मैंने आपको बताया था, किसी वस्तु को छू लेना, जो सामने जो वस्तु रखी होती है उसे मूर्त वस्तु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो अमूर्तता की आवश्यकता मूर्त सक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनको ये नहीं करना चाहिए शिक्षिका को। तो आपको जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, यहाँ पर फिर से मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए पूछा गया है, लेकिन विकल्प को बदल दिया गया है। विकल्प आपके सामने है कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था और ये पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, क्या करना चाहिए? मूर्त सक्रियात्मक अवस्थाओं के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो अमूर्त संरचनाओं के सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करना चाहिए, तो अमूर्त आ गया, ये बिल्कुल गलत होगा। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला विकल्प आपका, तीसरे चौथे पर जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखिए उच्च स्तरीय मूर्त लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत होगा। इसे समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है? प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, कौन सा चरण होगा? पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था? कौन सी अवस्था होगा? यहाँ पर सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिएगा, तब साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कोई सी वस्तु, चाहे वो चाबी हो या फिर खिलौने हो, उनको देखकर उसके जो मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, तो वो किस अवस्था में होता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा।
अंतिम प्रश्न है, टोटल 30 प्रश्न लिए थे, 30 प्रश्न पूछे गए थे 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये 30 प्रश्न पूछे गए थे। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है लिखा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, जिसमें एक बच्चा एक नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं या फिर केंद्रीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के जो पियाजे के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।